हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8 पढ़ेंगे, क्लास 9th के एनसीईआरटी का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैं इस वीडियो में भी अपनी सेम माइंड मैप की स्ट्रेटजी यूज़ करके आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज इससे चीज़ें याद रखनी ईजी हो जाती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। So why are we studying this chapter in the first place? Why this chapter is given in this NCERT after motion? In the chapter of motion, हमने ये देखा था कि मोशन क्या होता है, what is displacement, what is velocity and what is acceleration। पर फोर्स एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, या फोर्स इज सच फिजिकल पैरामीटर जिसकी वजह से मोशन हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand what is force and what are the laws which are governing it, or what are the laws of force which governs the motion। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। So let us start with the first concept in this chapter, which is rest versus motion। हमने मोशन के चैप्टर में पढ़ा था कि मोशन की डेफिनेशन होती है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it is position is changing with respect to some reference। और अगर टाइम बीतते जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरेंस क्या था, हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरेंस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाज चेंजिंग, इट वाज मूविंग, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, दिस वाज फोर्स। इसका उल्टा क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट मीन्स जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस फॉर अ टाइम इंटरवल डजंट चेंज, then we call it is at rest। So that was rest versus motion debate। Now coming to the force, which is the actual concept in this chapter। So what is the definition of force? NCERT में हमें जो definition दी गई है वो है, force is a push or pull on an object that can produce acceleration in the body, and the SI unit of force is Newton। So let us understand this definition in detail। तो हमने क्या कहा, force is a push or pull that can create an acceleration on the object। इस लाइन का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज अ पुश और पुल? पुश मतलब होता है धक्का मारना और पुल मतलब होता है खींचना। लेट मी ड्रॉ ए सिमेट्रिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन जनरल वी कैन रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल एज एन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज ए रेक्टेंगल एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये हम डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाता है, इसलिए हम ड्राइंग या डायग्राम्स यूज करते हैं। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट और एज यूजुअल मैं ये ग्राउंड पे रखा है। एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट ग्राउंड? लाइक दिस, विद द डैश्ड लाइंस वी रिप्रेजेंट ग्राउंड। तो नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट पे यहां से मैं धक्का लगाऊं, दैट इज पुश। या मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे एक हुक है और मैं हुक पकड़ के ऑब्जेक्ट को खींचूं, दैट इज अ पुल। तो दिस इज अ पुल। So force is a push or pull that is acting on the object and it can create acceleration। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके यहाँ पे पहुंच जाए। तो इनिशियली वेलोसिटी वाज 0 और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी सर्टेन हो जाएगी v डैश। तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर वाज एन एक्सेलरेशन इन दिस। तो force can create an acceleration on the object। अब मैं इसमें कैन क्यों लिख रहा हूं? वाई कैन इज सो इंपॉर्टेंट? मान लीजिए आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हैं। मान लीजिए दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज वॉल, इसके ईंटें हैं, दिस इज अ वॉल। अगर मैं दीवार को धक्का लगाऊं
या दीवार को मैं एक हुक लगा के अपनी तरफ खींचूं, दैट इज पुल, देन दीवार वोंट मूव, बट स्टिल देयर इज अ फोर्स, but there is no acceleration. So that's why I'm saying the force can create an acceleration in the object. That is why this can is there. So this is force. So what force can do? Force can create an acceleration. What acceleration can do? Acceleration can change the velocity. और one more thing force can do. मान लीजिए एक स्पंज बॉल है. स्पंज बॉल क्या होती है? आपने एक स्माइली बॉल देखी होगी, येलो कलर की आती है, कुछ लोग गाड़ियों के पीछे भी लगाते हैं. अगर मैं स्माइली बॉल को फोर्स लगाऊं दोनों तरफ से, तो स्माइली बॉल कंप्रेस हो जाती है एंड इट बिकम्स इलेप्टिकल. एंड सो इन इफेक्ट क्या हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है. द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. सो दिस इज ऑल्सो ए फोर्स. So force can do three things. It can create an acceleration, acceleration can create a velocity, and force can change the shape of the body. And the next topic is balanced and unbalanced force. पहले हम इनका literal meaning समझेंगे. What is balance? Balance, when you go to a market और आप सब्जी खरीदने गए हैं, मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए हैं. आजकल तो डिजिटल बैलेंस होने लगे हैं, बट पहले क्या होता था, एक तराजू होती थी. तराजू में दो पहलू होते थे. एक तरफ हम सब्जियां रखते हैं और एक तरफ हम वेट्स रखते हैं. वेट्स वेट्स क्या होते हैं? बाट. बाट हिंदी में इनको बोलते हैं. जो जैसे 1 kg का बाट हो गया, 250 ग्राम का बाट हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वैसे ही इस साइड पे हम सब्जियां रखते हैं. मान लीजिए हमने क्यूकम्बर रखा. क्यूकम्बर क्या होता है? खीरा. मान लीजिए हमने क्यूकम्बर रखा. अगर मैंने वेट्स की जगह पे 1 kg का वेट रखा और मैंने क्यूकम्बर में 1 किलो क्यूकम्बर रखे, देन द तराजू गेट्स बैलेंस्ड. आपने ऊपर एक कांटा देखा होगा, इट कम्स इन द सेंटर. सो दिस इज बैलेंस. मतलब 1 kg इज बैलेंसिंग 1 kg क्यूकम्बर. सो दैट इज बैलेंस. तो वैसे ही बैलेंस होता है समान करना. बैलेंस का लिटरल मीनिंग होता है समान करना. तो फोर्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ. मान लीजिए अगेन हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे विच कैन बी ड्रॉन एज ए रेक्टेंगल विच इज केप्ट ऑन ग्राउंड. मान लीजिए यहाँ पे इस पे एफ फोर्स लग रहा है. फोर्स का नोमेनक्लेचर या लेटर एफ होता है. जस्ट रिमेंबर दैट. एंड द फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, which I mentioned earlier. The force is 10 Newton from this side. So 10 is the magnitude of force, Newton is the unit of force, and this is the direction of force. So before going to the balance force, let me tell you this. अगर किसी ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then what is type of this physical quantity or physical concept? We have read it before. Just think, pause the video, think. If you remember, comment. What do we call this physical quantity? Agar मैं let me give you a help, or let me give you a tip. We have read about velocity and we have read about speed. So what is difference between speed and velocity? That is the answer basically. So let me give you the answer here. If an object has magnitude and direction, then it is a vector quantity. तो force में magnitude भी है, force में direction भी है, तो force is a vector quantity. Correct? So moving ahead, मान लीजिए इस तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है. Then this 10 and this 10 cancel each other. अब खुद से भी एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप एक बोतल पकड़िए और आप दोनों तरफ से दोनों हाथों से इक्वल फोर्स लगाइए, देन बोतल वोंट मूव. तो बेसिकली क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग ए बैलेंसिंग ऑफ फोर्स. दोनों तरफ से बैलेंस्ड है. सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स? फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस्ड इफ दे नलिफाई ईच अदर. मतलब द नेट फोर्स
जीरो आता है तो वी कॉल इट एज अ बैलेंस फोर्स। और इसका उल्टा क्या होगा, जब नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाए, देन वी कॉल इट एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर क्वेश्चन आता है यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कोई भी डेफिनेशन को क्रैमिंग ना करें या फिर रट्टा ना लगाएं किसी भी डेफिनेशन का। आप डेफिनेशन को समझिए, जब भी आपसे पूछी जाए वो डेफिनेशन, यू यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन। दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आपको याद भी रखना है। अगर आप समझ के याद करेंगे, रिमेंबर द लेयर्स ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन्ड यू। अगर आप लेयर्स ऑफ लर्निंग के फॉर्म में याद कर रहे हैं, देन इट इज बेटर फॉर यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम, और आप उसको एग्जाम में इजीली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। So moving on to the fourth chapter, the next concept is resultant force. Resultant force and balanced and unbalanced force, एक्चुअली हमें दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ना चाहिए, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। हम जब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स पढ़ रहे थे, वी यूज द टर्म कॉल्ड नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू रिजल्टेंट फोर्स इन ग्रेटर डिटेल। मान लीजिए अगेन द सेम ओल्ड ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, और इस ऑब्जेक्ट पे सामने की डायरेक्शन में मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और किसी और रीजन से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन, एंड वन मोर फोर्स इज एक्टिंग ऑफ 15 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम दिस डायरेक्शन मान लीजिए 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है एंड 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मैं अगर सम करूं, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, विच विल बी 10 प्लस 5 प्लस 15, दैट इज 30 न्यूटन, करेक्ट। और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 6 प्लस 8, दैट इज 14 न्यूटन। नाउ वी नो द डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है फोर्स के कॉन्सेप्ट में, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इनमें दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखूं, तो आई विल फाइंड कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 16 लग रहा है, दैट इज 30 माइनस 14। So 16 is nothing but the resultant force that is acting on the object, which is 16 Newton in this case. Now why did we specifically read about resultant force? आखिर में जरूरत ही क्यों पड़ी है पढ़ने के लिए? ये हमें इसलिए पढ़ना होता है बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं इस चैप्टर में आगे चल के कुछ फोर्स के इक्वेशंस पढ़ता हूँ, तो मेरे को 10 न्यूटन के लिए एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन के लिए एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन के लिए एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, 6 न्यूटन के लिए एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, 8 न्यूटन के लिए एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा। इन इफेक्ट मेरे को 5 इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेता हूँ, तो आई हैव टू ओनली यूज वन इक्वेशन फॉर 16 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। सो बाय डेफिनेशन रिजल्टेंट फोर्स इज द टोटल फोर्स, and this total is not just the sum but it is vectoral sum। मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में हमें डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए भी सम करना है। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मल्टीपल फोर्सेज आर कंबाइंड। so these are the multiple forces which are combining। अगर मैं इनका वेक्टर टोटल कर लूं, then it is a resultant force। and one more key property of resultant force which helps us to use resultant force by just using by single equation, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, is that the resultant force gives the same effect जो इंडिविजुअल फोर्सेस देते हैं। मतलब अगर मैं सबकी इक्वेशन लिख के कंबाइन करके एक लॉ गवर्न करूं, एक इक्वेशन गवर्न करूं, और मैं सिर्फ 16 न्यूटन की इक्वेशन गवर्न करूं, तो दोनों में जो आंसर मिलेगा दैट शुड बी सेम, और जो दोनों का जो नेट इफेक्ट, जो नेट फिजिकल इफेक्ट होगा, दैट विल बी सेम। इसलिए हमें रिजल्टेंट फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है,
and we will be using resultant force in multiple questions we will encounter. The next topic in laws of motion chapter is Galileo's observation. So before going to Galileo's observation, let me tell you a little bit about Galileo. हम जितने भी साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उनके बारे में थोड़ा सा जानें, बिकॉज दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू लर्न फिजिक्स बेटर. तो गैलीलियो, और हिज फुल नेम वाज गैलीलियो गैलीली. गैलीली वाज एन इटालियन साइंटिस्ट. लेट मी गिव यू अ ट्रिक. दिस इज अ सोशल ट्रिक. अगर आप को ये कंफर्म करना है कि कोई इटालियन है, तो यू विल फाइंड कि उनका नाम का जो लास्ट लेटर होगा वोवेल होगा. अगर आप फुटबॉल देखते हैं और आप इटली की टीम को देखेंगे, देन यू विल फाइंड एवरीबॉडीज नेम एंडिंग विद लेटर विच इज अ वोवेल. सो गैलीलियो गैलीली, लास्ट लेटर आई, so he is Italian, of course. Now coming back to the Galileo was an Italian scientist. Galileo ने क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारा काम किया, which was taken up later by Sir Isaac Newton. हम सब न्यूटन को जानते हैं. इनफैक्ट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, विच इज गिवन बिकॉज टू ऑनर, वी वांट टू ऑनर न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इतना काम किया है. न्यूटन इज जस्ट लाइक गॉड ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. और अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ही इज फाउंडर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. तो न्यूटन ने बहुत सारा काम किया है, इसलिए वी हैव असाइंड यूनिट ऑफ फोर्स एज न्यूटन टू ऑनर हिज मेमोरीज. So that was about Galileo. Now coming to the Galileo's observation for laws of motion. तो Galileo ने क्या किया? Galileo did an inclined plane experiment. So what is inclined plane experiment? Let me explain you the literal meaning. What is inclined? Inclined मतलब टेढ़ा. कोई भी चीज़ टेढ़ी है तो उसको हम inclined बोलते हैं. Plane मतलब a vast expanse is a plane. मान टेबल का सरफेस एक प्लेन होता है, आपके लैपटॉप का या आपके मोबाइल की स्क्रीन एक प्लेन है, तो दैट इज अ प्लेन. तो गैलीलियो डिड एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट. So what he did, let me draw a schematic of what we did. What is schematic? जो हम ऑब्जेक्ट, जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे थे ऐसे करके और बीच नीचे ग्राउंड यूज कर रहे थे, सो दिस इज अ schematic ऑफ द ऑब्जेक्ट. So let me draw schematic of Galileo's inclined plane experiment. गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने 2 inclined plane यूज किए. दिस इज द प्लेन 1, देन a horizontal plane, एंड देन एन inclined plane 2. अगर मैं प्लेन को या ग्राउंड को ऐसे डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूं, दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. गैलीलियो ने फर्स्ट प्लेन का एंगल फिक्स रखा थीटा, या फिर θ1 बोल दीजिए इसको. गैलीलियो ने सेकंड प्लेन का एंगल वेरी किया, बट पहले केस में गैलीलियो टुक इट एज θ2. तो गैलीलियो डिड, ही केप्ट अ मार्बल प्लेन 1 पे एट एन हाइट ऑफ सम h हाइट. इजी करने के लिए लेट मी अज्यूम इट एज 5 meters. एंड गैलीलियो टुक वन assumption. In physics, most of the experiments have some assumption. तो इसमें भी एक assumption है. Galileo's assumption was these all 3 planes, 1, 2, and 3, they are frictionless planes. So what is meaning of frictionless? Frictionless के पहले मेरे को समझना पड़ेगा what is friction. Friction is an opposing force which is opposing मोशन. आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड, हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर हम फुटबॉल खेलते हैं. जब मैं बॉल को किक करता हूं तो बॉल कुछ डिस्टेंस पे जाके अपने आप रुक जाती है. तो व्हाई डज इट स्टॉप आफ्टर सम डिस्टेंस? क्योंकि जो घास है जिस पे हम खेल रहे हैं, दैट गिव्स अ फ्रिक्शन फोर्स टू द बॉल, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इसलिए बॉल स्लोली जाके आखिर में स्टेशनरी हो जाती है, दैट इज रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है. So that is meaning of friction. So what is frictionless? मान लीजिए एक आइडियल केस सिनारियो है जिसमें
फ्रिक्शन है ही नहीं। मतलब आपने अगर क्रिकेट की बॉल मारी तो बॉल विल नेवर स्टॉप, इट विल रीच टिल द बाउंड्री और आपका चौका हो जाएगा। या फिर आपने फुटबॉल में किक किया तो इट विल इधर गो आउट और यू विल स्कोर अ गोल, इट वोंट स्टॉप, क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस यू विल अंडरस्टैंड लेटर इन हायर क्लासेस इन मच ग्रेटर डिटेल कि फ्रिक्शन क्या होता है, हाउ डू यू कंप्यूट इट, इसको कैसे यूज करते हैं, वेयर डज फ्रिक्शन हेल्प एंड वेयर फ्रिक्शन रिटार्ड्स द फोर्स। दिस ये सब आप हायर क्लासेस में समझेंगे, बट अभी के लिए आप अज्यूम कीजिए इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। अगर आप इसको और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप मान लीजिए आप किचन में हैं और आपने स्लैब पे घी को बिखेर दिया है। तो घी बिखेरने के बाद जो किचन का जो स्लैब होता है वो स्लिपरी हो जाता है, करेक्ट? तो स्लिपरी का सिंपली मीनिंग यही होता है कि उसका फ्रिक्शन घट गया है या फ्रिक्शन इज क्लोज टू जीरो। सो कमिंग बैक टू द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, तो गैलीलियो assumed that all three planes are frictionless. And Galileo took a marble here. So this is a marble. मार्बल क्या होता है? मार्बल कंचा होता है। बचपन में हमने बहुत कंचे खेले हैं। मे बी यू आर जेनजी किड्स, तो आप लोगों ने कंचे नहीं, आपने वीडियो गेम ज़्यादा खेले हैं। बट एनीवेज, मार्बल इज अ कंचा। व्हाट इज कंचा? कंचा इज अ स्फेरिकल बॉल एंड इट विल कम अप द स्क्रीन, जिससे आप समझ जाएंगे व्हाट इज कंचा। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने एक मार्बल लिया, हाइट 5 मीटर पे रखा एंड ही ड्रॉप्ड फ्रॉम देयर। तो वो कंचा नीचे की रोल होता है, नीचे की तरफ रोल होके ही द कंचा केम टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कंचा यहाँ पे भी नहीं रुका, कंचा वेंट अहेड, दूसरे प्लेन के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गया। देन कंचा वेंट अहेड और दूसरे प्लेन पे कुछ हाइट पे जाके रुक गया। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, जिस हाइट पे कंचा रिलीज किया गया था, दिस इज द रिलीजिंग पॉइंट, और उसी हाइट पे कंचा रुका, दोबारा जाके उसी सेम हाइट पे रुका, विच वॉज 5 मीटर्स। देन व्हाट ही डिड, उसने जो प्लेन 2 है, विच इज दिस प्लेन, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन 2, उसने इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को घटा दिया। मतलब व्हाट ही डिड वाज, ही टुक दिस इंक्लाइन प्लेन एंड ही रिड्यूस्ड इट्स एंगल। ये नया इंक्लाइन प्लेन बन गया एंड दिस इज थीटा 3। थीटा 3 इज लेसर देन थीटा 2, मतलब the angle has reduced. Then he observed again was that marble same यहीं से रिलीज किया from this initial point and he observed कि कंचा एंड पे इस हाइट पे रुका। When he measured this height, he found out that it is again h is equal to 5 मीटर। फिर गैलीलियो ने क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को बढ़ाया, he made it theta 4, तो थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड वो मार्बल फिर से एक हाइट तक पहुंचा एंड ही मेजर्ड द हाइट एंड द हाइट वाज अगेन 5 मीटर। लास्टली व्हाट ही डिड, लेट मी रब इट ऑफ क्विकली। लास्टली गैलीलियो ने क्या किया, जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन था उसके एंगल को जीरो कर दिया। मतलब जो उसका थीटा था, he made it zero. Theta is equal to zero in this case. What Galileo observed was that this marble, which started from here, it never stopped. He went on moving. ये आखिर तक जाते गया and it never stopped. तो ये सब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया and Galileo observed it. And Galileo gave its hypothesis that a ball which is rolling from an inclined plane, its speed increases when it comes down. This is the first observation and first hypothesis. And Galileo said, जब बॉल या मार्बल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहा था, its speed decreases. That is Galileo's second observation. And third, Galileo बोला कि when ball is moving with a constant speed on a horizontal plane, the ball never stops. These are the three
हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशंस ऑफ गलीलियो। तो गलीलियो ने इनके कंक्लूजन में क्या बोला, दैट a body naturally opposes its state of motion। ये गलीलियो ने फर्स्ट कंक्लूजन डिराइव किया। मतलब क्या होता है, अगर बॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है और बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। अगर बॉल में कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो बॉल विल ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन के दो पहलू होते हैं। इट कैन बी वन स्टेट ऑफ रेस्ट और अनदर पहलू कैन बी स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मूविंग। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब बॉल रुकी हुई है, बॉल स्टेशनरी है, और स्टेट ऑफ मोशन मतलब बॉल चल रही है। अगर मैं कुछ भी एक्सटर्नली ट्राई करूं तो बॉल विल अपोजिट या मार्बल विल अपोजिट, वो चेंज नहीं होना चाहेगा। दैट इज द गलीलियोस फर्स्ट कंक्लूजन। गलीलियो के इसी कंक्लूजन को लेके या गलीलियो के इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर सर आइजैक न्यूटन, जो कि लेटर ऑन बिकेम द फाउंडर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, विच आर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बिफोर जंपिंग इनटू द लॉज ऑफ मोशन, लेट मी एक्सप्लेन यू एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम बार बार बोलेंगे, बट you will never get an opportunity to understand it. What is this concept? फिजिक्स को 2 ब्रांचेस में बांटा गया है। फर्स्ट ब्रांच इज क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड ब्रांच इज मॉलिक्यूलर और क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स इज दैट फिजिक्स जो हम बड़े लेवल पे चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी कॉल इट एज क्लासिकल फिजिक्स। व्हाट इज बड़े लेवल? बड़े लेवल मतलब एक बॉल हो गई, एक बॉटल हो गई, एक फुटबॉल हो गई, एक बैट हो गया, एक गाड़ी हो गई, एक ट्रक हो गया, जब बड़े लेवल पे है। पर हर बड़ी चीज़ कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। व्हाट आर दोज फंडामेंटल पार्टिकल? दे आर एटम्स और मॉलिक्यूल। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं, जब हम एटम्स के लेवल पे आते हैं, पिकोमीटर और इवन स्मॉलर देन दैट 10⁻⁻⁻19 मीटर्स के लेवल पे आते हैं, देन ऑल दीज थ्योरीज जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं या फिर जो हम न्यूटोनियन फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोला जाता है, ऑल दीज थ्योरीज फेल, दे डोंट वर्क। तो उनके लिए एक स्पेशल फिजिक्स बनाई गई है विच इज मॉलिक्यूलर और क्वांटम फिजिक्स, जो कि आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। इन क्लास 11th और 12th आपको थोड़ा सा फ्लेवर दिया जाएगा अबाउट क्वांटम फिजिक्स और मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एंड इन योर आई विश यू कम टू द साइंस डोमेन, और जब आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो आप क्वांटम फिजिक्स को और डिटेल में पढ़ोगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट और जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, दैट विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो। So stay tuned to this channel and thank you for having this patience जो आपने मेरे को यहाँ तक सुना। If you like this teaching method or if you want to spread this teaching method among your friends, so share this channel with them and I'll be coming up with many more videos जिसमें मैं एक concept इतने simplify करके आपको बताऊंगा, और everything you will read or learn through this simple single mind map for every chapter जो मैं बनाता हूँ। Then share this video to your friends, press the like button and subscribe the channel to stay tuned. Thank you.